गुड आफ्टरनून। कल हमने न्यायमंडल के बारे में चर्चा की थी। शासन संस्थे का तीसरा पहलू या फिर तीसरा इंस्टीट्यूशन जिसे हम न्यायमंडल कहेंगे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब न्यायमंडल की जो कार्य है उस कार्य के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर सुने। नंबर 1 है वस्तु स्थिति निश्चित करून न्याय देने। वस्तु स्थिति निश्चित करून न्याय देने, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु स्थिति का मतलब ये होता है कि भाई हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो न्यायमंडल जो है तो न्याय देने का काम करती है। अब हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसका मतलब ये होता है कि हालात किस तरह के हैं, बहुत सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो न्यायमंडल अपना न्याय देने का काम करती है। लेकिन इसमें जो सबूत और गवाह होते हैं, उन सबूत गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए न्यायदान करने का काम कोर्ट का होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, न्यायमंडळाचे प्रथम कार्य म्हणजे त्यांच्या समोर येणाऱ्या खटल्यात वादी आणि प्रतिवादी अशा दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेणे, वस्तुस्थितीचा शोध घेणे, पुराव्यांची शहानिशा करणे आणि संबंधितांना न्याय देणे, दोषींना कायद्यात ठरवून दिलेली शिक्षा अथवा आपल्या न्यायबुद्धीने शिक्षा ठरवून निकाल देने। वादी और प्रतिवादी यानी कि जो दोषी होता है और उसके मुखालिफ में जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, दोनों की बातें सुनकर इसके डिसीज़न तक जाकर पहुंचना और अपना डिसीज़न सुनाना, इसी को जो है तो यहाँ पर वस्तु स्थिति निश्चित करके जो है तो न्याय देने का काम जो है तो कोर्ट करती है। दूसरा मुद्दा है विधी नियम निश्चित करणे। विधी नियम निश्चित करण्याचा कार्य हा देखील न्यायाचा आहे। न्यायाने दिलेला जो निर्णय आहे, यानी कि न्यायाने कोर्ट ने दिया हुआ जो डिसीज़न है, जो निकाल है, उसको एक क़ानून का रूप मिल जाता है, या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। यहाँ पर जो है तो दोनों को अधिकार है कि इन्होंने दिया हुआ जो डिसीज़न है वो एक नियम, एक रूल बन जाता है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं, न्यायमूर्तीसमोर आलेला खटला पाहून त्या विशिष्ट अभियोगात कोणता कायदा कलम लागू करावे, एकाच वेळी एक की अधिक कलमे लागू करावीत याचा निर्णय घेणे। कारण बऱ्याच वेळा संघराज्य व्यवस्थेमध्ये घटक राज्याचे नियम आणि केंद्र सरकारचे नियम यापैकी कोणते नियम अथवा कलमे लागू करावीत याचा निर्णय घेणे, ये कोर्ट को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अधिकार है। इन्होंने दिया हुआ जो भी डिसीज़न है वो डिसीज़न जो है तो एक विधि या नियम जो है तो कहलाता है। यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, विधि नियमांचे अर्थ लावणे। विधि नियमांचे अर्थ लावणे, इसका मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तैयार किया हुआ क़ानून है उस क़ानून का मीनिंग बताना, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो गवर्नमेंट के जीआर निकलते हैं उसका भी जो है तो मीनिंग, उसका अर्थ बताने का काम जो है तो कोर्ट को है। यानी कि कोर्ट को जो है तो इसका अधिकार है, इसकी अथॉरिटी है कि वो इसका अर्थ जो है तो बता सकती है, उसका मतलब जो है तो जाहिर कर सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यघटनेतील विधी नियम अथवा कायदे मंडळाने केलेले विधी नियम याचा अर्थ लावणे हे अतिशय महत्त्वाचे काम न्यायालयाला करावे लागते। कारण बऱ्याच वेळा कायद्यातील अर्थ, शब्द प्रयोग, त्यातून निर्माण होणारा भाव संदिग्ध अथवा अनेक अर्थी असण्याची शक्यता असते। बहुत सारे जीआर ऐसे रहते हैं कि जिसमें उसका मीनिंग कुछ लिखा हुआ कुछ और होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर की जो क्या बोलेंगे संदिग्धपना है, जो गंभीरता है, उसको बताने का काम जो है तो कोर्ट करती है। नंबर 4 पर है न्यायमूर्तीच्या सदसद विवेक बुद्धीवर आधारित निर्णय। न्यायमूर्ति की जो सदसद विवेक बुद्धि है, जो चाणक्य बुद्धि है, उसके ऊपर जो दिया हुआ फैसला है उस फैसले के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बऱ्याच वेळा न्यायमूर्ती जिथे कायदा अस्पष्ट आहे अशा ठिकाणी न्यायदानाच्या व्यापक भूमिकेतून आपल्या सदसद विवेक बुद्धीला स्मरून न्यायदान करीत असतात। न्यायाधीशाचे असे
निर्णय पुढील काळात इतर न्यायमूर्तीही एक आदर्श उदाहरण म्हणून आपल्यासमोर ठेवून त्याप्रमाणे न्यायदान करतात. अलग लक्षात. 5वां मुद्दा आहे न्यायालयीन पुनर्विलोकन. ये बहुत अहम मुद्दा है. न्यायालयीन पुनर्विलोकन हम किसे कहेंगे? आप यहाँ पर सुन सकते हैं की राज्य घटनेचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचेही काम आहे. कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ यांनी एकत्र येऊन एखादा कायदा केला, पण तो कायदा जर राज्यघटनेतील कलमाच्या विरुद्ध जाऊ लागला तर एखाद्या नागरिक अथवा संस्था न्यायालयाच्या निदर्शनास हे आणून देते, तेव्हा न्यायालय संबंधित कायदा रद्द ठरवतो. हा अतिशय महत्त्वाचा अधिकार न्यायमंडळाला आहे. हे न्यायमंडळाचे कामच आहे. अन्यथा कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ हे वारंवार घटनेची अवहेलना करतील, पायदळी तुड़वतील. यानी कि इस घटने की अवहेलना की जा सकती है. घटना के खिलाफ अगर कोई कानून पार्लियामेंट में बनाया गया और उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो यहाँ पर कोर्ट को हक है कि यहाँ पर इस फैसले को, इस रूल्स को, इस कानून को रद्द करके घटना के मुखालिफ बनाया हुआ कानून रद्द कर सके. इसी को हम न्यायालयीन पुनर्विलोकन कहेंगे. जो कि जनता के खिलाफ हो या किसी संस्था के या किसी के भी मुखालिफ अगर कानून बनता है और वहाँ पर राज्य घटने की मुखालिफत होती है तो उसको रद्द करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है. 6ठा पॉईंट है अज्ञानाचे पालकत्व. आता अज्ञानाचे पालकत्व म्हणजे अनेक वेळा न्यायमंडळ अज्ञान वारसाच्या पालकत्वाची जबाबदारी घेते. असा वारस वयात येईपर्यंत त्याचे आणि त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण न्यायालयाकडून केले जाते. यासाठी न्यायालय एखाद्या न्यायाधीशांची अथवा वकिलांची किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीची विश्वस्त म्हणून नेमणूक करते. अज्ञानाचे पालकत्व करना यानी कि जो बहुत सारे लोग अमीर घराने के होते हैं, बहुत ही ख़ानदानी होते हैं, करोड़ों की अरबों की जायदाद होती है, लेकिन उसका वारिस जो है छोटा होता है, तो वहाँ पर कोर्ट को इजाज़त है कि वहाँ पर किसी वकील को या किसी जो है तो एक कमेटी को नाफिज करके उस बच्चे का जो है तो पालन पोषण भी करे और उसके बड़े होए तक उसके घर की देखभाल करे, उसके प्रॉपर्टी की रखवाली करे और बड़ा होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसे सपुर्द करे. यह यहाँ पर अज्ञानाचे पालकत्व कहलाया जाता है. नंबर 7 है वादग्रस्त मालमत्तेची व्यवस्था पाहणे. आता वादग्रस्त मालमत्तेची व्यवस्था म्हणजे असं आहे, यामध्ये अनेकविध कारणामुळे काही मालमत्ता संपत्ती वादग्रस्त असते. त्याबद्दल काय करावे या संबंधीचा खटला न्यायालयात येतो, तेव्हा न्यायालय अशा वादग्रस्त संपत्तीचे संरक्षण करते आणि पुढील योग्य कायदेशीर निर्णय लागेपर्यंत न्यायालयाच्या निगरानीमध्येच ती मालमत्ता असते. बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि भाई वादग्रस्त मालमत्ता रहती, प्रॉपर्टी की झगड़े रहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है तो कोर्ट जो है तो एक कमेटी बनाकर उसके ऊपर जो है तो नाफिज कर देती है. जब तक कि उनका फ़ैसला नहीं होता तब तक कि वो प्रॉपर्टी कोर्ट की देखभाल में जो है तो चलती है और बाद में फ़ैसला करके जिसकी प्रॉपर्टी उसको जो है तो सौंप दी जाती है. 8वां मुद्दा है प्रशासकीय स्वरूपाची कामे. आता प्रशासकीय स्वरूपाची जी कामे आहे यानी कि जे इस तरीके से साथ आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर जो कामकाज होते हैं उसे प्रशासकीय स्वरूप के काम कहते हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंतची न्याय यंत्रणा या संबंधी सर्व प्रकारचे नियंत्रण, मार्गदर्शन अर्थात प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणे, कनिष्ठ स्तरावरच्या न्यायमूर्तीच्या नेमणुका, कर्मचाऱ्यांची भरती, सेवा शर्ती ठेवणे, त्यांच्या बदल्या, बढत्या आदि बाबी पाहने, ये सारे तमाम काम जो है तो कोर्ट को करना पड़ता है. जो इंटरनल उनके जो लोग जिनका प्रमोशन है, जिनकी बढ़ती है या फिर उनकी जो तो रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, तमाम चीज़ें देखकर ये काम करना पड़ता है उनको. 9वां और आखरी मुद्दा है इतर विविध स्वरूपाची कामे. इतर आणि विविध स्वरूपाची कामे यामध्ये आहे न्यायमंडळाला इतर अनेकविध स्वरूपाची कामे करावी लागतात. सल्ला देणे, राष्ट्रपती, पंतप्रधान अथवा अन्य यांनी जर काही प्रश्नाबद्दल सल्ला मागितला तर सल्ला देणे, विविध चौकशा समित्यावर आयोगावर काम करणे, सरकारच्या वतीने वेळोवेळी अनेक महत्त्वाच्या कार्यासाठी चौकशी समित्या अथवा आयोग नेमण्यात येतात. न्यायमूर्तींचे कार्य हे कायदेशीर, स्पष्ट
निष्प्रह असते, म्हणून अशा समित्यांनी जबाबदारी कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीवर सोपविण्यात येते, तेव्हा अशी जबाबदारी पार पाडणे. परदेशी नागरिकांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न असेल तर तो सोडवणे. मृत्यूपत्राची चोख अंमलबजावणी करणे. महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंद करणे. त्याच्यानंतरचा प्रासंगिक अशा स्वतंत्र न्यायालयाचे काम पाहणे. अशा प्रकारची अनेकविध कार्ये न्यायमंडळाला करावी लागतात. म्हणून सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की न्यायमंडळाविषयक आपण ज्यावेळेस अभ्यास करतो किंवा चर्चा करतो त्यावेळेस अनेक स्वरूपाची कामे आपल्यासमोर येतात, आपल्याला दिसून येतात आणि अनेक प्रकारचे जे विधी नियम आहे त्यांचा निर्णय लावणे, त्यांचा अर्थ लावणे, ह्या अशा प्रकारचे कार्य न्यायालयाला करावी लागतात. आणि आपल्याला जो काही कायदेशीर कार्यवाही करायची असेल तर त्यासाठी देखील आपण बॉन्ड पेपर घेऊन एखाद्या वकिलाकडे जाऊन आपण त्या कायदेशीर स्वरूपाची कार्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. आपण कोर्टामध्ये जर गेलं तर कोर्टाचं कामकाज कसा असतो, काय असतो याची पाहणी आपल्याला पाहता येते. इथे मी आपला व्याख्यान थांबवितो आणि जर आपल्याला काही शंका असेल तर आपण पुन्हा डिपार्टमेंटमध्ये येऊन विचारू शकतात. धन्यवाद.